अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इंशाअल्लाह आज अमराज़ कुल्लिया डिसीज़ेस ऑफ किडनी पर तबसरा होगा। और जैसा कि हम सुनते आए हैं उलमाए कराम से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहूर सतरुल ईमान, तहारत निस्फ ईमान है। इसमें रूहानी और जिस्मानी हर तरीक़े के पाकीज़गी मुराद है। और जब जिस्मानी पाकीज़गी या रूहानी पाकीज़गी कमज़ोर होती है तो किस तरह से अमराज़ की तख्लीक होती है, इसका भी मुज़ाहिरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अमराज़ कुल्लिया में ये 6-7 तकरीबन जो है आपके मर्ज़ दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले कंजेनाइटल एनामोलीज, जिसे हम खलक़ी बदवज़ी के नाम से जानते हैं। दूसरा है इंजरीज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसे ज़रबात मजराए बोल के नाम से जानते हैं। तीसरा है रीनल कैलकुलाई, हिस्सातिल कुल्लिया। हिस्सातिल कुल्लिया अक्सर एग्ज़ाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। रीनल कैलकुलाई लिख दे तो थोड़ा बहुत तासुर जहन में होता है, लेकिन आपके एग्ज़ामिनेशन के पेपर में ये अक्सर और बेशतर देखा गया है कि हिस्सातिल कुल्लिया के नाम से आता है और इसी को इंग्लिश में भी लिख देता है। बच्चे नहीं समझ पाते कि ये हिस्सातिल कुल्लिया क्या है। हिस्सातिल कुल्लिया रीनल कैलकुलाई है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी, जिसे हम अकियास कुल्लिया के नाम से जानते हैं। थैलियाँ बन जाती हैं एक से ज़्यादा तादाद में, और उसके बाद जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसे हम माउल कुल्लिया के नाम से जानते हैं। मायात लिक्विड जो है जमा हो जाता है, किडनी सूज जाती है, इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस या माउल कुल्लिया कहते हैं। और आखिर में है ट्यूबरकुलोसिस या तदर्रुन कुल्लिया। आपने तदर्रुन कई तरीक़े से पढ़ा है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी जरथुमा से पैदा होता है और सबसे पहले इंसान के जिस्म में ये दाखिल ही करता है, होता है तनफ़ुस के ज़रिए। नाक से आपने हवा लिया और अगर हवा जहर आलूद है या ज़रासीम आलूद है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये नाक के रास्ते फेफड़े तक पहुंचता है। सबसे पहले तदर्रुन रेवी फेफड़े में पैदा करता है दिक, जिसे हम तदर्रुन रेवी कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ता है तो तदर्रुन मैदे में भी पैदा कर सकता है, या तदर्रुन अमआ इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, या तदर्रुन दिमाग, जब ये दिमाग खून के ज़रिए दिमाग के खलियात में पहुंचता है और वहाँ ट्यूबरकुलोसिस पैदा करता है, तो हम तदर्रुन दिमाग के नाम से जानते हैं। गोया यह तदर्रुन कई जगह जिस्म के किसी भी अज़ो में किसी भी खलियात से इसकी इब्तिदा हो सकती है और मकाम के लिहाज से इसका नाम रख दिया गया है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सिर्फ ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी जरथुमा से होता है और जिस अज़ो में पैदा हो जाएगा उस अज़ो का नाम रख दिया जाएगा। मज़ीद वजाहत इंशाअल्लाह अगली स्लाइड में। आइए देखिए, सबसे पहले कंजेनाइटल एनामोलीज। इसमें क्या होता है, पैदाइश से पहले मादरे बतन में ही तख्लीक और नशोनुमा कुल्लिया की सही तरीक़े से नहीं होती है। किडनी की ग्रोथ मैटरनल प्लेसेंटा या अंदर जो है नहीं सही तरीक़े से होती है, जिसके बिना पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंजेनाइटल एनामोलीज देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक इसके तारुफ का सवाल है, खलक़ी बलवदई से मुराद पैदाइशी ख़राबियाँ हैं जो रहम मादर में
गुर्दों के नशोनुमा के दौरान पैदा हो जाए, यानी जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें यह खराबी पहले ही होगी, इस खराबियों को ले करके जो है पैदा होगा। ये खराबियाँ कितने किस्म की है? सबसे पहले रीनल एजेनेसिस। जेनेसिस माने होता है किसी चीज़ की पैदा, एजेनेसिस माने नहीं पैदा होना, यानी एक या दोनों गुर्दे पैदाइशी तौर पर गायब होंगे, नहीं पाए जाएंगे। ऑप्शंस ऑफ वन और बोथ किडनीज, एक या दोनों गुर्दों का ना बनना, इसे रीनल एजेनेसिस के नाम से दिखाया। ये फिगर ए में देखिए, यहाँ पर एक किडनी दिखाई गई है और दूसरी किडनी क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीनल एजेनेसिस। सेकेंड इज रीनल हाइपोप्लेसिया। रीनल मीन्स गुर्दा, हाइपो मीन्स कम ग्रोथ होना। दो लफ्ज़ होते हैं, हाइपर एंड हाइपो। हाइपो में कम हो जाता है, तबई मकदार से, हजम से कम जो है, छोटा हो जाना जो है। स्मॉल अंडर डेवलप्ड किडनी, छोटा या कम नशोनुमा याफ्ता गुर्दा। अब यहाँ पर बी में देखिए, यहाँ पर एक किडनी, ये नॉर्मल किडनी आपकी है, और दूसरी किडनी ये छोटी सी जो कर दी गई है, तो ये क्या है, रीनल हाइपोप्लेसिया की मिसाल है। तीसरा इसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिगर कह रही है डिस्प्लेसिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, नियोप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, these are the words related with the developmental stages of the cancer। यानी ये किडनी कैंसरस ग्रोथ की तरफ जा रही है, इसे डिस्प्लेसिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मल नशोनुमा से गैर नॉर्मल नशोनुमा की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए, ये स्वेलन है और छोटे छोटे डार्ट दिखाई गए हैं, इसका मतलब ट्यूमर्स की इब्तदाई मराहिल है इसमें। नेक्स्ट आपको है एक्टोपिक, जहाँ पर जिस मकाम पे किडनी को वाक़ होना चाहिए उस जगह से हट करके या तो हल्का ऊपर या हल्का नीचे यानी वाक़िफ़ होगी, इसे कहते हैं एक्टोपिक किडनी। ये देखिए, यहाँ पर नॉर्मल, अगर नॉर्मल होती तो इस पॉइंट पर होती, इसके ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट आपके इस साइड पर होती, लेकिन ये कहाँ हो गई है, नीचे जो है आपको आ गई है, यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ गई है, बाहर हो गई है, इसलिए इसको एक्टोपिक किडनी के नाम से जानते हैं। और आखिरी पांचवा जो है आपके किस्म है हासू किडनी। इसमें दोनों किडनी आपस में नीचे की तरफ से फ्यूज़ कर जाती हैं और घोड़े की नाल जिस तरीके के यू शेप होती है उस तरीके से किडनी का ये शेप हो जाएगा, इसीलिए इसे हार्स शू किडनी के नाम से जानते हैं। फ्यूज़न ऑफ बोथ किडनीज एट द लोअर पोल्स। ये देखिए आपकी किडनी है, इसका लोअर पोल है, लोअर पोल दोनों का आपस में फ्यूज कर गया है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ किडनी इज नोन एज हार्स-शू किडनीज। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द कंजेनाइटल एनामोलीज, जो पैदाइश से पहले ही पैदा हो जाती हैं, और जब नवमौलूद पैदा होता है तो इतनी खराबियों, इनमें एक या एक से ज़्यादा खराबियों के साथ हो सकता है। तो रीनल एजेनेसिस यानी एक या दोनों गुर्दे नहीं पाए जाएं, हाइपोप्लेसिया अंडर डेवलप किडनी हो, डिस्प्लेसिया ऐसी किडनी हो जो कैंसरस ग्रोथ की तरफ जो है जा रही हो, एक्टोपिक अपने असली मकाम से नीचे हट जाना, बाहर हट जाना, इसको हम एक्टोपिक कहते हैं। और हार्सू यानी नीचे से निचले पोल से या आपस में फ्यूज़ कर जाए, ये किडनी यहाँ, ये किडनी यहाँ, लेकिन ऐसे इस तरीके से फ्यूज़ कर गई और ये दोनों घोड़े की नाल, यहाँ पर देखिए लफ्ज़ लिखा हुआ है घोड़े की नाल जैसी शक्ल, ये आप देख लीजिए, ये लिखा घोड़े की नाल जैसी शक्ल। तो ये सारे हैं। अब क्लिनिकल अलामत क्या होगा, अक्सर बेखैर अलामत के होंगे, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, शदीद दर्द होगा, हाइड्रोफोरेसिस
क्या ख़तरा होगा, ये लफ्ज़ अभी बाद में आएगा, ये मुस्तकिल मर्ज़ आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इस पर हम तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह आगे। अब देखिए दूसरा है इंजरीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये कुछ नहीं है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरेथ्रा में किसी तरीके से ज़ख्म, चोट पहुंचाए जाए और उस चोट पहुंचने के नतीजे में जो उसमें ख़राबी या फसाद बर्पा होता है उसको हम इंजरीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसके असबाब क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक हादसात, एक्सीडेंटल ट्रामा हो, ब्लंट इंजरी हो, पेंट्रेटिक इंजरी हो, चाहे नाइफ, बुलेट, और क्लिनिकल फीचर में हीमेटोयूरिया, खून आलूद पेशाब, खून और यूरिया आलूद पेशाब, हीमेटोयूरिया, हीम और यूरिया, हीम प्लस यूरिया इज इक्वल टू हीमेटोरिया, ये दोनों का अखराज पेशाब में होगा। शदीद दर्द होगा, पहलू या पेट में दर्द होगा, सदमा की हालत में भी इंसान पहुंच सकता है और पेशाब के अखराज में रुकावट होगी। तो दीज आर द consequences of injuries of urinary tract. Either this infection or injuries may occur in kidney itself, ureter, bladder or urethra. पूरे निज़ाम बोल में कहीं भी किसी भी अज़ो में अगर चोट लग रही है तो ये ख़राबी आने का इम्कान है और जिनको हम इंजरीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट के नाम से याद करते हैं। आइए तीसरा, हिस्सात कुल्लिया। हिस्सात, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को हिस्सात कुल्लिया दे देते हैं और थोड़ा बहुत दिमाग में होने के बावजूद भी वो उस पर तबसरा नहीं कर पाते हैं। तो ये हिस्सात कुल्लिया से मुराद किडनी स्टोन है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी इज नोन एज किडनी स्टोन। अब ये कैसे है, ये आप देखिए, जो है आपको हल्के पीले रंग के जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया हल्के पीले रंग में, यहाँ पर लिखा है स्टोन। यहाँ पर हल्के सफ़ेद भी माइल है, ये भी स्टोन है। तो दे में भी आप डिफरेंट कलर, टेक्सचर, साइज, दे में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग नमकियात के वाफिर मकदार में जमा हो जाने के कारण होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स और डिफरेंट साल्ट्स इन एक्सेस अमाउंट। अब ये कितने तरीक़े का साल्ट होगा ये भी काबिल जो है बहस है। कैल्शियम स्टोन हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, स्ट्रूवाइट स्टोन हो सकते हैं, सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं। कैल्शियम यूरिएट, कैल्शियम ऑक्सैलेट, स्ट्रूवाइट और सिस्टीन, दीज आर द 4 क्लासिकल टाइप्स ऑफ केमिकल्स। ये जो मिनरल्स हैं जिनके एक्युमुलेशन की वजह से ये हो सकता है। अब ज़रा कयास कीजिए कि इनका एक्युमुलेशन कैसे होगा, क्यों कर होगा। हर इंसान में तो नहीं होता, कुछ इंसानों में होता है, कुछ इंसानों में नहीं होता है। तो आखिर इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? आप दाल में नमक डाल दीजिए, नमक और दाल में पानी का तवाज़ुन सही है, आपको सही लज़्ज़त और जायका मिलेगा। दाल में वाफिर मकदार में पानी डाल दीजिए, ज़्यादा मकदार में डाल दीजिए, तो वही नमक आपको दाल में फीका लगेगा, क्योंकि पानी की मकदार साल्ट के निस्बत ज़्यादा हो गई। या आप दाल को जो है आप इसी तरह उबालते रहिए, उबालते रहिए, उबालते रहिए, उसका सारा पानी उड़ जाए, तो अब थोड़े से पानी में वही नमक जो है मौजूद है, तो वो ज़्यादा तीखा महसूस होगा। तो उसी तरीके से जब स्टोन्स अपने तबई हैयत में होते हैं, मायात पानी सही मकदार में होता है, तो तबई अंदाज में नेचुरल तरीके से चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर पानी किसी वजह से खलियात में कम हो जाए तो यही मकदार उसके लिए स्टोन बनने का सबब हो जाएगा। आप एक जो है छोटा सा टैंक ले लीजिए, इस टैंक में आप 10 लीटर पानी भर दीजिए मेरे अजीज़ सामीन, और इसमें आप 1 ग्राम जो है नमक डाल दीजिए। पुट 1 ग्राम आप सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इसी पानी को आप उड़ाते जाइए, उड़ाते जाइए, पानी जो है
1 लीटर, आधा लीटर, फिर 250 ml हो जाए, तो इस 250 ml में ये 1 ग्राम पानी ज़्यादा महसूस हो से एज कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ साल्ट इन 10 लीटर ऑफ वाटर। तो इसका बुनियादी वजह डिहाइड्रेशन होगा, यानी पानी की कमी, किल्लत की वजह से ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है कॉजेस। अब असबाब में सबसे ही पहला पॉइंट इन्होंने लिखा डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। और फिर उसके बाद पानी की कमी होगी तब भी नमकियात का निस्बतन रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, स्टोन फॉर्मेशन होगा। या हम ऐसी ग़िज़ा ले रहे हों जिसमें कैल्शियम, ऑक्सैलेट, यूरिएट या इस तरीके के मादनियात का मकदार ही वसूली तौर पर ज़्यादा हो, तो भी जो है ये ज़्यादा आपको हो जाएगा। या कोई तादिया हो गया हो हमारी किडनी में, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं इख्तलाल इस्तिहाला, जब हम कुछ खाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मटेरियल, दिस फेज इज नोन एज केटाबोलिक। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल टूट करके ऑर्डिनरी जो है मटेरियल में आते हैं, सिंपलर मटेरियल में आते हैं, इसको हम कहते हैं केटाबोलिक। यहाँ टूटता है, फिर टूटने के बाद खून के ज़रिए इनका इंज़बाब किया जाता है और खलियात को फराहम किया जाता है। अब खलियात में अगर इनकी मकदार ज़्यादा हो गई तो ये फिर वहाँ पर उसी सिंपलर फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये फिर से सिंपलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाएंगे जहाँ ये स्टोर हो गए जिस फॉर्म में। इस मरहले को हम एनाबोलिक कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ केटाबोलिक एक्टिविटी plus anabolic activity. In the first phase, complex are being broken down into simple, and in the second phase, simple one is being accumulated to form the complex. तो this is the इस्तिहाला मेटाबॉलिक है। अब इस पूरे साइकिल में कहीं भी खलल वाक़े हो जाएगा जिसको हम इख्तलाल के नाम से जानते हैं। तो इख्तलाल इस्तिहाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से हम जानेंगे। अगर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इख्तलाल है आपके, तो भी स्टोन फॉर्मेशन होगा। तो स्टोन फॉर्मेशन के आपके क्या क्या असबाब हो गए? नंबर 1 पानी की कमी, नंबर 2 कैल्शियम या ऑक्सैलेट जो ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें मादनियात की ज़्यादती, तीसरा तादिया, और चौथा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इख्तलाल आपके हज़म में आ जाए, जिसको कहते हैं इख्तलाल इस्तिहाला। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इख्तलाल इस्तिलाहा, हल, ग़िज़ा को हल करने में, उसको हज़म करने में का जो अमल है, इस अमल में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब अलामात क्या होंगे? शदीद मरोड़ वाला दर्द होगा, मज़े सामीन, किडनी या कहीं का भी स्टोन होगा, खुसूसन किडनी का स्टोन। ये ऐसा दर्द नहीं है, इसमें अच्छी तरह से बहुत वक्त ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि ये दर्द हो रहा है और किस वजह से दर्द हो रहा है, क्योंकि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द पैदा होते हैं और उनके मुख्तलिफ असबाबात और अलामात होते रहते हैं। लेकिन जो स्टोन का दर्द है ये काफ़ी लंबे अरसे तक परसिस्ट करता रहता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। फिर महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर लंबे वक्फे के लिए, यानी 24 घंटा, कम से कम 48 घंटा, फिर उसके बाद 72 घंटा, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कभी कभी लगातार परसिस्टेंट दर्द होता रहता है। एकदम जो है इंसान बेचैन हो जाता है, उसको कोई भी किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलती है। इस तरीके से ये स्टोन के दर्द होते हैं। सुनना बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी शदीद अलामतें हैं, जो मरीज़ स्टोन या किडनी स्टोन की वजह से इसके गिरफ्त में हैं, उनसे पूछिए कि किस कदर शिद्दत का दर्द और लंबे वक्फे के लिए यह दर्द होगा।
24 घंटा 48 घंटा परसिस्टेंट बना रहेगा, फिर उसके बाद ख़त्म होगा, फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद फिर उसी तरह से रिकवर होगा। तो ये सबसे बड़ा है कि परसिस्टेंट लंबे वक्फे के लिए शदीद दर्द होता है। ये किडनी स्टोन या किसी भी स्टोन की ख़ास अलामत होती है। फिर उसके बाद ये हाइड्रोजोनोफोरोसिस भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसको आगे इंशाल्लाह मज़ीद स्लाइडों में तबसरा करेंगे। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये पॉलीसिस्टिक किडनी, एक से ज़्यादा इख्तियास का बन जाना, सिस्ट का बन जाना, ये आप देखिए ये पीले पीले रंग की ये सिस्ट दिखाई गई, ये क्या है? ये सिस्ट है, ये पीले पीले रंग की आपकी सिस्ट है। तो क्या कह रहा है? गुर्दे में मुतअद्दिद थैलियाँ, एक से ज़्यादा तादाद में इन थैलियों की तख्लीक हो जाना, इसे हम सिस्ट कहते हैं। अब इसमें मायात रतूबत भरी रहती है, इससे प्रेशर बढ़ता है। जैसे गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दी जाए तो मज़ीद फूलता 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 जाता है, उसी तरह किडनी में जब सिस्ट बन जाते हैं और वे मल्टीपल लातादाद या ज़्यादा तादाद में बन जाते हैं तो इस किडनी का हजम बढ़ता चला जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो है। फिर उसके बाद जो है एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये गुर्दा काम करना बंद कर देगा, जो पेशाब होगा उसमें हेमेटोयूरिया का खराज होगा, शदीद दर्द होगा। और ये पॉलीसिस्टिक किडनी का मर्ज विरासती है, एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में उसके वरासत में चलता रहता है। अगर दादा को है तो फिर उसके बाद फादर, फिर उसके बाद उसके बेटे को, ख़ानदानों तक मुंतकिल होता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। ये है पॉलीसिस्टिक किडनीज। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन सिस्ट, एक से ज़ायद इकियास का बनने को पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। जिस किडनी में ये सिस्ट पाया जाता है वो पॉलीसिस्टिक किडनी के नाम से जानी जाती है। अब जैसा ही मैंने कहा ये थैली है, इसमें रतूबत मुख्तलिफ किस्म के रतूबत भरे हो सकते हैं, इनकी कैफियत अलग अलग तरीके की हो सकती है, क्योंकि जिसमें तमाम तरीके के जो है आपको मादियात जो है भरे पड़े हैं, जो है उसमें से कोई भी हो सकता है। आप अगर जदीद यूनानी में कहिए तो उसमें जो है बलगम भी हो सकता है, दम भी हो सकता है, सफरा भी हो सकता है, दम भी हो सकता है, सौदावी भी हो सकता है, या अगर आप लेटेस्ट उसमें कहें तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस रतूबत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है आपके मायात भरे होंगे और अल्टीमेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा कि प्रेशर होगा, और जब प्रेशर होगा तो ये स्वेलिंग होगी, ये बाहर की तरफ किडनी बल्ज करेगी जो, और जब बल्ज करेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, ये एक वक्त ऐसा आएगा कि फेल कर जाएगा। और दूसरी ख़ास पॉइंट कि विरासती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान को मुंतकिल होती रहती है जो। अब अगला जो बार बार कई बार ये लफ्ज़ आया, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मीन्स अजीज सामीन पानी के होता है, और नेफ्रोसिस माने नेफ्रॉन्स में हम जानते हैं कि हमारी किडनी मिलियन एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई है। ये नेफ्रॉन्स क्या है? दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत बहुत छोटी 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 बारीक जो है नालियाँ होती हैं, जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ये लातादाद होती हैं। हम कहते हैं कि हर इंसान को खुदा ने मिलियनेयर बना के भेजा है। अज़ो की खलियात में, खलियात भी लातादाद होती हैं, मिलियंस होती हैं। और उसी तरह से आपके जिसमें शुगर पैदा होता है, जिसमें हेपेटिक सेल होती हैं, जो आपके लीवर के अंदर होता है, ये पैनक्रियास के अंदर होता है, जैसे ज़याबितस शकरी आप जिसका नाम सुना है, अल्फा बीटा इंसुलिन का नाम सुना है, तो इनके पैदा करने वाली जो खलियात होती वो भी मिलियन एंड मिलियंस होती। उसी तरीक़े से यहाँ पर भी जो मिलियन एंड मिलियंस जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और इसी में जो है जो ऊपर से आपकी रतूबत आती है उसका फिल्ट्रेशन होता है। इसके पहले एक वीडियो हम जो है आपको दे चुके हैं, उसमें आप जा कर के पूरे कंप्लीट निज़ाम को आप देख सकते हैं कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में भी पहले फिल्टर होगा, छोटे छोटे सुराख होते हैं, फिर उसके बाद अगर उसमें से कोई ज़रूरी चीज़ फिल्टर हो गई है, नीचे चली गई है तो उसका फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा और फिर फिल्ट्रेशन होगा। वो 3 स्टेजेस का और डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट होता है।
किसी भी चीज़ को छानने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो वहाँ डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट होता है, 35 होता है, 12 होता है, 19 होता है। वो मुख्तलिफ हम आप उस वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। बहुत ही हमने अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है वाज़ा किया है। तो यहाँ देखिए ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़ी है। डॉटेड लाइन मीन्स ये आपके नॉर्मल तबाही हैयत है, लेकिन डॉटेड लाइन के जो अलग जो है आपको दिखाई पड़ रहा हिस्सा वो गैर ज़रूरी है, वो बढ़ा हुआ हिस्सा। उसी तरह इसमें ज़्यादा बढ़ गया और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ गया, यानी इसमें किडनी का जो हज़म है पानी जमा हो जाने की वजह से बढ़ जाएगा। ये भी क्या है, उसका हज़म बढ़ जाएगा। और पानी कैसे जमा होगा, पेशाब का अखराज होना बंद हो जाएगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में। इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एनीवेयर इनसाइड द सिस्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरेथ्रा, द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन विल बी कंप्रोमाइज्ड, कम होगा। अब जब कम होगा तो पानी जमा होता चला जाएगा, अब वो धीरे धीरे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। पेशाब की निकासी में रुकावट से गुर्दे में पानी भर जाना और फैलाव का पैदा होना को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। आप मस्जिद सामीन अगर तालिब इल्म है तो आप मेहरबानी करके कोलीलिथियासिस, कोलीसिस्टिस और हाइड्रोनेफ्रोसिस इसमें अच्छी तरह से फर्क समझ लीजिए। जैसे कोलीलिथियासिस फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, कोलिसिस्टाइटिस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर भी नेफ्रोसिस, तो नेफ्रॉन्स में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इस मायात के और कैल्शियम वगैरह के जमा होने की वजह से, जिससे इसका हजम बढ़ जाता है। ये आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है। इन लार्ज प्रोस्टेट स्ट्रक्चर कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन, वही जो ऑब्स्ट्रक्शन का हम आपसे तस्करा कर रहे थे, पेन है, रिकरेंट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार पैदा होगा, किडनी स्वेलिंग। अन अल्ट्रासाउंड अगर कराएंगे तो किडनी इलॉस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। दिस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। आगे मर्ज की तरफ चलते हैं। यह पाइलो नेफ्राइटिस, इसको पाली कतन न पढ़िएगा, पाइलो। ये पाइलो वर्ड जहां भी आता है ये जरासीम से मुंसलिक है और इसके तादिया के जरासीम के इन्फेक्शन के नतीजे में पाइलोनेफ्राइटिस होती है। इसका इल्तहाब होता है, इल्तहाब व इज्तमा सदीद कुल्लिया। यहाँ पर देखिए ये 4 बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। पहले में स्ट्रेप्टोकाकस की जो है मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं। स्ट्रेप्टोकाकस पायोजीन्स है, नीमोकाकस है, नाइसीरिया मेनिनजाइटाइडिस है, ये सारे हैं। और नीचे ई कोलाई की कैटेगरीज हैं। फिर उसके बाद कैंडिडा, ये कभी कभी नियोनेटल यूनिट में कैंडिडा की वजह से पूरा नियोनेटल यूनिट बर्बाद हो जाती है, क्योंकि अगर एक पेशेंट में कहीं से ये आ जाता है तो इस इतना तेज़ी से दूसरे पेशेंट पे अफजाइश करता है। इवन जो अटेंडेंट नर्स वगैरह वो भी जो है इसके जद में आने का उनका इम्कान बना रहता है। तो सबसे ज़्यादा बहुत हाई डोज आपको एंटीबायोटिक और वाइड रेंज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कैंडा के लिए करना पड़ता है। उसी तरह क्रिप्टोकाकस, यानी कुल मिलाकर के जरासीमी इन्फेक्शन के बायस ये पाइलोनेफ्राइटिस की तख्लीक होती है और इसका इलाज भी इसी जरसूमा का ख़ात्मा होगा। इसके लिए आप जो है ज़िद्द हयात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िद्द हयात को इंग्लिश में एंटीबायोटिक, आज हर शख्स जो है एंटीबायोटिक से सनास है, लेकिन अगर ज़िद्द हयात बोल दिया जाए तो उसकी दिक्कत होती है। अजीज़ तालिब इल्म, अगर आप यूनानी के तालिब इल्म हैं और शौक़ है और इसको रिवाइव और ज़िंदा करना चाहते हैं, तो अगर हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे इन लफ्ज़ों का तो फिर कौन इस्तेमाल करेगा। तो ज़िद्द हयात या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नैरो स्पेक्ट्रम भी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ ख़ास पर असर करती है, ब्रॉड कई पर जो है असर करती हैं। तो इस तरीके से जब एकदम पिन पॉइंट हो जाता है, अगर आपने कल्चर कराया, काश्तकारी करी, बैक्टीरियल कल्चर कराया और उसमें ये
इंश्योर्ड आपने कर लिया कि ये फला बैक्टीरिया है, तब फिर सिर्फ उसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाती है। और जब ये पता नहीं लगता कि किसका इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो फिर उसी जो है ब्रॉड एक्टर स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी मलाइल की तरफ चलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हमने पहले ही आपसे बताया था कि अत्तहूर शत्रुल ईमान का जीता जाता ये आपको नमूना है ट्यूबरकुलोसिस। अगर हवा आलूद होगी, हम अपने जिस्म की सफाई नहीं रखेंगे, सही तरीके से हवा नहीं लेंगे और वो हमारे फेफड़े में जाएगी, वहाँ पर तदर्रुर रवी, और फिर उसके बाद मैदा में जाएगी, तदर्रुन मैदा, फिर उसके बाद अमा में गई, तदर्रुन अमा, अगर दिमाग में गई तदर्रुन दिमाग, और अगर किडनी में आ गई तो यही जो है तदर्रुन आपको कुल्लिया हो गया। लेकिन कुल वजह क्या है? जरासीम। अगर हम अपनी सही तरीके से साफ सफाई रखें अपने इर्द गिर्द के फिजा को भी, ये इंसानी फरीज़ा है, हवा को कोई कैद नहीं कर सकता। ये नहीं है कि आप अपने घर की हवा को सही रखें और बाहर की बैरूनी की हवा को ख़राब रहने दें तो आप बच जाएंगे। ये ऐसी जो है वबा है कि अगर बाहर का ख़राब है तो अंदर का ख़राब होगा, अंदर का ख़राब है तो बाहर का ख़राब होगा। इसीलिए पोल्यूशन को बचने के हद तक इम्कान कोशिश करना चाहिए और इस मसले में जितना भी हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि किस तरीके से हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे। जब माहौल साफ़ सुथरा रहेगा तो बड़ा जरासीम जन्म नहीं लेंगे, उनकी तख्लीक नहीं होगी, फिर वो अंदर नहीं आएंगे। और अंदर अगर आ भी हो गए, दाखिल हो गए, तो जो बताया गया सैनिटेशन के सारे जो आपको बताए गए हैं तरीक़े, कहते हैं खाना खाने से पहले हाथ धोइए। भाई क्यों धोइए? आजकल मॉडर्न तहजीब में ये ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाथ धोना है। भाई हाथ धोएंगे अगर कोई भी जरासीम है, nobody can see with the naked eye, और there are number and number millions of जरासीम everywhere, हर जगह जो है ये लातादाद जो है तादाद में ये मौजूद है, तो कहीं भी हो सकते हैं। तो जब अगर हम धोएंगे तो इंशाल्लाह हमें पाकी मिलेगी और फिर उसके बाद जरासीम से पाक होंगे। फिर उसके बाद का नाक में पानी डालिए गुस्ल के लिए, नाक में पानी डालना सुन्नत। लेफ्ट हैंड साइड से जो है नाक की सफाई कीजिए। तो अगर आप नाक की सफाई कर लेंगे, अगर जरासीम होगा खुदा न खास्ता तो वो बाहर आ जाएगा जो है। तो किस तरीके से तहारत, चाहे रूहानी तहारत हो या जिस्मानी तहारत हो, तहारत बहरहाल तहारत है। और हर इंसान जब इसकी मुकम्मल पाबंदी करेगा तो अपने को भी बचा सकता है, माशरे को भी बचा सकता है। फी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फी अमानिल्लाह।